आते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में। इतिहास मध्य प्रदेश का इतिहास जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम भारत के इतिहास का एक ओवरव्यू जानें, क्योंकि जितना भारत का इतिहास पुराना है उतना ही मध्य प्रदेश का भी इतिहास पुराना है। और मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश बना वो 1956 में जाकर बना था, तो और आज भी हमेशा से भारत का ही अंग है। जो भारतीय भूभाग या दुनिया में जहाँ भी हमें शुरुआत मिलती है उसमें भारतीय भूभाग में ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का महत्व काफ़ी बढ़ रहा है। इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ता है क्योंकि पहली बार अगर भारत में मनुष्य के कहीं प्रमाण मिले हैं तो वह मिले हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र में। और इसी नर्मदा घाटी क्षेत्र में पशुपालन के भी साक्ष्य अगर भारत में कहीं मिले हैं वही मिले। तीसरा ये भी महत्व हो जाता है कि जिन क्षेत्रों में हमें आज शैलाश्रय मिले हैं, क्षेत्राश्रय मिले हैं, वो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र आज भी अस्तित्व में है। जैसे भीमबेटका, आज इतिहास को अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ा जाता है और इतिहास जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में। एक एक छोटे छोटे से राजवंश की हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी होती है और उसका पूरा जीवन काल एक छोटे से अंश में पढ़ना वो इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम हजारों राजवंश से देख सकते हैं जिनका इतिहास हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें तो जो पाषाण काल का इतिहास मिलता है, जब मानव सभ्य नहीं था तब के भी प्रमाण मिलते हैं मध्य प्रदेश में। तब से मनुष्य यहाँ पर रह रहे हैं और मनुष्य के प्रमाण हमें मिले। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा बांटा गया ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड एक शिक्षा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इन्हें एक मोटे मोटे ओवरव्यू में बांटते हैं। इनकी कालखंड भी जो शुरू होते हैं वो एक सामान्य कालखंड से बनती है, लेकिन इनसे भी पहले अगर हम कालखंड की बात करें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई और मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई वो आज से 30 से 40 लाख साल पहले हुई। इसका मतलब मेजर डिफरेंस है पृथ्वी और मनुष्य की उत्पत्ति में। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो मनुष्यों का इतिहास पढ़ते हैं, किसी जानवर या जीव जंतु का इतिहास नहीं पढ़ते। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रौढ़ ऐतिहासिक काल है वहीं से शुरुआत भी होती है कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में। ये कहा जाता है कि कुछ प्रमाणों में ये माना गया कि मनुष्य जो है उसके आदि पूर्वज कहीं ना कहीं बंदर प्रजाति जो थी वो रही। उसमें भी अलग अलग प्रजातियों में जो अंततः होमो सेपियंस थे उन्हीं से मानव जो है वो कन्वर्ट हुआ और आज मानव बनता है। ये जो प्रौढ़ ऐतिहासिक काल है इसमें 6 लाख साल ईसा पूर्व से 10,000 BC तक के काल को रखा गया, ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया। दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें अगर हम देखें तो 10,000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को रखा गया। और जो ऐतिहासिक काल है ना 600 से लेकर आज तक का 2021 तक का काल है, वर्तमान काल तक इसको इसमें शामिल किया जाता है।
अब ऐसा क्यों किया गया? कोई तो जरूरत पड़ी हो, कोई तो डिफरेंस होगा इन सभी के बीच। ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव घुमंतु प्राणी था। बंदर से मानव बनने का जो प्रक्रम था वो इसी काल में था। लेकिन इसी काल के अंतर्गत इन दोनों काल के थोड़े बहुत मिले जुले स्वरूप में इसकी शुरुआत और इसके अंत। इस सबसे लंबे अवधि के काल में अगर हम देखें तो 90% जो आयु के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा एरा यही, मुश्किल से 4000 साल, 10,000 साल, और ये मुश्किल से अभी 2,500-3,000 साल के आसपास का काल। मतलब ऐतिहासिक काल सबसे छोटा काल है और ये सबसे बड़ा काल। लेकिन इस काल में मनुष्य आधुनिक मनुष्य नहीं बन पाया। सिर्फ क्या था, आदि मानव के स्वरूप में बन पाया, और आदि मानव में भी जो क्रांतियां होनी थी वो नहीं हो पाई। स्वरूप में सिर्फ पाषाण की जो हथियार थे, पाषाण की चीजें थी, उसमें जीवन जीना और एक सामान्य जीवन जी रहा। इस काल में जो हमें प्रमाण मिलते हैं उससे इतिहास की दृष्टि से पुरातात्विक प्रमाण मिल पाता है, और पुरातात्विक साक्ष्य अपने आप में इतिहास की दृष्टि से गूंगे बहरे होते हैं। ये सिर्फ आपको काल अवधारणा, काल गिनती के लिए काम में आते हैं। मानव के संबंध उससे आपके क्या फॉसिल्स के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई भी महत्व नहीं मिलता, क्योंकि इनसे सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय क्या हुआ। आधे ऐतिहासिक काल में कुछ पाषाण काल थे। इस दोनों युग को मिलाकर पाषाण, ये पत्थर के हथियार रहे, उस युग तक रखा जाता है पाषाण काल। इसी में सभ्यताओं की शुरुआत हुई, और सभ्यता संस्कृति जो है उपजी। और जब सभ्यता संस्कृति और पशुपालन, कृषि, स्थायी निवास जैसे तत्व मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो पाषाण के रूप में जो आदि ऐतिहासिक काल मिलता है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये मिलती है, इस काल में हमारी जो प्राचीन सभ्यता भारत की या दुनिया की प्राचीनतम नवीन नगरीय सभ्यताओं में से जो मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। लेकिन इसके बारे में हमें प्रमाण क्या है? सिर्फ प्रमाण के नाम पर सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से ये क्या बन गई हमारे लिए पहली। लेकिन इसी काल में वैदिक काल को भी रखा जाता है, और वैदिक काल को भी सामान्यतः दो भागों में बांटकर देखा जाता है। ये पूरा वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल रहा, जिसमें आर्यों के आगमन और भारत में बसने की स्थिति देखी जाती है। अब यहाँ जो रहा, इसी काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में इसे पढ़ा। इसमें जो साक्ष्य मिले उनमें तारतम्यता ना पाने जाने के कारण इनको भी उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता। लेकिन ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इस काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य, जिनके बारे में हमें अनुमान ज़्यादातर लगाने की आवश्यकता नहीं, जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं जो पुष्टि अन्य देशों के साथ होती है। तो कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक काल में मानव के प्रक्रम का इतिहास बढ़ गया है। अब सीधी सी बात है कि ये जो था ये सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से बढ़ा था, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत हमें हथियार की दृष्टि से या जमाने की चीजों से इस युग में मानव का भी विकास होना शुरू हुआ था।
मानव की द्वारा जिन वस्तुओं का प्रयोग किया उसके आधार पर पाषाण काल का एक उल्लेख मिलता है। पाषाण काल, जिस काल में अधिकांश पत्थर के हथियार और सामग्री मिली है। इस वजह से इसको नाम दे दिया गया क्या, पाषाण। अब पाषाण काल जो है, इस पाषाण काल को भी सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण, दूसरा जो बांटा गया मध्य पाषाण, और तीसरा बांटा गया नव पाषाण। इनमें तीनों में थोड़े बहुत हथियारों में जो चेंजेस है उसके आधार पर, आकार प्रकार के आधार पर इनको बांटा गया। अब इसमें जो बांटा गया है पूरा पाषाण काल में, सामान्यतः जो 6 लाख से 10,000 तक का काल सामान्यतः जो माना जाता है, तो इसी के बीच पूरा पाषाण काल में माना गया, जिसमें अनगढ़ हथियार ज्यादातर मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में जो मिलते हैं 10,000 से 8,000 साल के बीच, और नव पाषाण काल में पहली बार क्रांति का काल जो कहा जाता है वो मिलता है। अब ये तो पूरे भारत का इतिहास में हम पढ़ते हैं, हम आते हैं इसी में इन्हीं सभी कालों के बीच जो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा उस, ठीक, कि मध्य प्रदेश में इन पूरे कालों में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, क्या चीजें रही उस, ठीक। अगर पाषाण काल की बात करी जाए तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल पर आते हैं। इसमें भारत में, पूरे भारत में 2 संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में मिलती है चापर, चापिंग संस्कृति, और दक्षिण में मिलती है हैंडेक्स संस्कृति। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। चापर चापिंग संस्कृति की खोज करता रहे थे एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और इन्होंने उत्तर भारत में जो हथियार ढूंढे थे उन हथियार के टाइप को कहा जाता है चापर और चापिंग, जिनमें एक साइड धार होती थी, ठीक, और दोनों साइड भी धार होती थी, जिनमें सामान्यतः इस तरीके की भी हथियार मिलते हैं जिनमें एक साइड धार, और कुछ ऐसे भी हथियार मिलते हैं जिनमें दोनों तरफ धार। इन्हीं को चापर और चापिंग संस्कृति के स्वरूप में रख दिया गया। ऐसे ही जो दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति को खोजा था वो डी केरा पीटरसन जो थे, और पी वाडियर, ऐसे 2 व्यक्ति रहे जिन्होंने दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति की शुरुआत की, खोजा। इसमें अधिकांश जो हथियार के टाइप मिले वो कुल्हाड़ी नुमा हथियार मिले। और कुल्हाड़ी नुमा हथियार मिलने की वजह से इसको नाम दे दिया गया हैंडेक्स संस्कृति। अब जो मध्य प्रदेश में खोज हुई, तो मध्य प्रदेश में खोज के रूप में काफी लेट खोज हुई 1982 में। एक व्यक्ति रहे अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश में पहली बार 1982 में जो सीहोर का एक क्षेत्र है हथनौरा,
पथनाड़ा, सीहोर। सीहोर में पहली बार जो मानव जीवाश्म हैं उनको खोजे थे और ये प्राचीनता से ये प्रमाण मिलता है कि जो पुरापाषाण काल के जो मानव अवशेष थे वो थे इस जगह। दूसरा एक व्यक्ति रहे एच.डी. सांपरिया। ये जो एच.डी. सांपरिया हैं, इन्होंने सुपेकर महोदय के साथ मिलकर जो महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी पिपरिया होशंगाबाद में मानव अवशेष ढूंढे और मानव अवशेष ढूंढने के साथ साथ यहाँ करीब करीब 850 हथियार पत्थरों के ढूंढे। इसके अलावा जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में जो ललित पर्वत कर जो फलक संस्कृति है उसके साक्ष्य मिलते हैं। नरसिंहपुर के भूतरा नामक स्थान पर कई सारे जो पुरापाषाणकालीन जो हथियार मिले, इससे भी ये प्रमाण मिलते हैं कि कहीं ना कहीं पुरापाषाण काल में मनुष्य मध्य प्रदेश में रहते थे। दूसरे हम आते हैं मध्यपाषाण काल। जो मध्यपाषाण काल है इसको माइक्रोलिथ हथियार के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोलिथ हथियार का मतलब ये है कि अपेक्षाकृत पुरापाषाण काल से छोटे हथियार जहां प्राप्त हुए उसको कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति हुए C.L. कार्लाइल। और C.L. कार्लाइल ने जो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उस विंध्य पर्वत क्षेत्र में मध्यपाषाण काल की संस्कृति के कुछ लघु उपकरण जो थे उनको खोजा। इसके बाद होशंगाबाद का जो आदमगढ़ है वहां B.R. जोशी नामक व्यक्ति ने होशंगाबाद में मध्यपाषाणकालीन इस जो हथियार है उसमें भी जो माइक्रोलिथ हथियार थे, जो मध्यपाषाण काल के हथियार थे, उनको खोजा। इसके साथ ही साथ ये कहा जाता है कि होशंगाबाद का जो आदमगढ़ है वहीं से पशुपालन के भी इसी समय के साक्ष्य आगे चलकर मध्यपाषाण काल में अंतिम एरा में जहाँ शुरू हुए थे वहाँ पहली बार यही मिलते हैं। इसके अलावा धार की गुफा जो बाघ की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी कुछ हथियार मिले हैं जो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। और इसी काल में सबसे बड़ी जो व्यक्ति है वो जो गुफा के साक्ष्य मिलते हैं उसमें भीमबेटका की जो गुफा है उस गुफा की जो चित्रासन मिलता है वो भी कहीं ना कहीं इस मध्यपाषाण काल का प्राप्त हुआ। अब सीधी सी बात है कि पुरापाषाण काल में भी कुछ प्रमाण है, कुछ मध्यपाषाण काल के भी प्रमाण है। कुछ जो प्रमाण मिलते हैं वो नवपाषाण काल के भी प्रमाण मिलते हैं। अब नवपाषाण काल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखो, पुरापाषाण काल में हथियार बड़े, मध्यपाषाण काल में उनसे हथियारों में अनगढ़ स्वरूप कम हुआ और छोटे हथियार बनने शुरू हुए। जो नवपाषाण काल है इसको क्रांति का काल कहा जाता है। एक व्यक्ति थे जॉन लुबक, और जॉन लुबक के अलावा थे गार्डन चाइल्ड। जॉन लुबक ने पहली बार इस नवपाषाण संस्कृति के बारे में अध्ययन किया पूरे भारत।
पूरे भारत में अध्ययन होने के बाद प्री हिस्टोरिक टाइम या क्रांति का काल जो कहा वो गार्डन चाइल्ड नामक एक व्यक्ति हुए और गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा, नवपाषाण काल। क्रांति का काल, क्रांति का काल कहने के पीछे कारण ये था कि इस काल में कई सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए और उन आमूलचूल परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन रहा स्थायी निवास। कृषि, आग का प्रयोग, इस वजह से इसमें कई सारे जो परिवर्तन संस्कृति में देखने के लिए आए, तो इसको कह दिया गया था गार्डन चाइल्ड के द्वारा कि ये क्रांति का काल। इस समय जो हथियार मिलते हैं वो पालिशदार हथियार मिलते हैं, इसमें अनगढ़, इसमें थोड़े छोटे और इसमें पालिशदार हथियार मिल जाते। इसी क्रम में दमोह की एक घाटी है सिंग्रामपुर घाटी। यहाँ पर कुछ नवपाषाणकालीन जो हथियार हैं उसके अवशेष 1866 में प्राप्त हुए। इसके बाद भोपाल में जो मनु अभान टेकरी है, जहाँ श्यामला हिल्स है, जहाँ मुख्यमंत्री का निवास है, वहाँ कुछ हथियार मिले। जबलपुर के भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, बंतेरा घाट, वहाँ नवपाषाणकालीन हथियार मिलते हैं। इसके अलावा रीवा में जो इकाई पहाड़, बनास नदी, मोहन नदी, यहाँ पर कुछ प्रमाण मिलते हैं और चचाई जलप्रपात रीवा और गोविंदगढ़ तालाब रीवा, वहाँ पर भी कुछ नवपाषाणकालीन हथियार मिलते हैं। अब इस पूरे पाषाणकालीन इतिहास में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई स्थल हैं जो पुरापाषाण काल में मिलते हैं, कुछ नवपाषाण मध्यपाषाण में और कुछ नवपाषाण काल में मिलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो सीधी सी बात है, कहाँ से हथियार प्राप्त हुए या कौन सा स्थान किस काल का है, ये सीधे सीधे पूछता है। ठीक। अगले कालखंड पर आते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ताम्रपाषाण काल और मध्य प्रदेश। पाषाणिक काल जो था वो खत्म होने के बाद भारत भर में तांबे की जो संस्कृति है और कांसे की जो संस्कृति है उसके साक्ष्य जगह जगह मिल रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात थी कि उससे मध्य प्रदेश भी अछूता तो नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के भी ऐसे बहुत से स्थान मिलते हैं जहाँ से तांबे और कांसे के प्रमाण मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का गढ़ रहा हो। पाषाण काल में पत्थर के हथियार जगह मिलने की वजह से उसको पाषाण काल कहते हैं। जिसमें तांबे के हथियार मिलेंगे उसको ताम्रपाषाण, तांबा प्लस पत्थर दोनों के हथियार मिलने की वजह से इसको ताम्रपाषाण काल कह दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश में जबलपुर से सबसे पहले 1869 में तांबा और टिन जो है उसकी कुछ कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। इसके बाद बालाघाट का एक क्षेत्र है डोंगरिया, ठीक, जो डोंगरिया है यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन जो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में तांबे और शादी के उपकरण मिले हैं, जो हाल ही में भारत का भी सबसे ज्यादा ये उपकरण प्राप्त होने वाला स्थल बन चुका है। यहाँ पर जो 1970 में खोज हुई उसके बाद लगातार जब यहाँ पर खुदाई हुई है तो बड़ी मात्रा में यहाँ चांदी और तांबा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसी समय भीमबेटका जो है रायसेन में
गुफाओं का स्वरूप अगर देखा जाए तो कई गुफाओं के अंदर और सारे क्षेत्र मिले। इसमें 1957-58 में भीमबेटका की जो खोज करी वो विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय जो हैं उन्होंने खोज करी। इस भीमबेटका में आज अगर हम देखा जाए तो 700 शैलाश्रय में चित्र मिले। एक बहुत बड़ा समूह प्राप्त हो चुका है भीमबेटका वाले हिस्से में, जहां सामान्यतः लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया गया जो आज तक पत्थरों पर बने हुए हैं और मिटे नहीं। इसी के समय होशंगाबाद में एक पनारपानी गांव में मामा भांजा गुफा भी मिली। पनारपानी एक गांव है, वहां पर मामा भांजा शैलाश्रय प्राप्त हुआ और यहाँ से भी इसके जो तांबे के हथियार है, तांबे की सामग्री है, यहाँ से भी प्राप्त हुई। तो ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का ही कोई स्थल के रूप में माना गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भी कई सारी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जी थी, जिसमें उज्जैन वाला जो हिस्सा है, उस उज्जैन वाले हिस्से में कुछ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हमें दिखाई देती है, जिसमें कायथा जो मिलता है स्थान वो उज्जैन से, तो कायथा में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति मिली। नवदा टोली महेश्वर ऐसा स्थान मिलता है जहाँ से प्रमाण मिलते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के। इसके अलावा जो खेड़ी नामा नरसिंहपुर का स्थान है, इसके अलावा आवरा मंदसौर का स्थान है, जो डांगवाला क्षेत्र है ये भी उज्जैन में मिलता है। एरन सागर में, आवरा मंदसौर में ऐसे कई सारे स्थल मिले हैं जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से साम्यता रखते हैं और यहाँ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति उज्जैन। इसके अलावा जब ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता रही, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा ज़्यादातर स्थल या प्रमाण नहीं मिल पाए हैं जो मध्य प्रदेश में खुदाई के स्वरूप में मिले। कुछ छिटपिट स्वरूप में जरूर मिल पाए हैं। इंदौर का जो आज़ाद नगर क्षेत्र है वहाँ पर कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले। इसके बाद लगभग लौह जो संस्कृति के प्रमाण है या लौह युग के जो प्रमाण है उसमें मध्य प्रदेश में कुछ स्थल ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अगले हम आते हैं वैदिक काल और मध्य प्रदेश। वैदिक काल मध्य प्रदेश। वैदिक काल 1500 के आसपास से शुरू हुआ और 600 के आसपास इसका समाप्ति BC में मानी जाती है। 600 के बाद महाजनपद काल का आरंभ हुआ जो द्वितीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस काल में, इस वैदिक काल में ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए जिसमें वेद मुख्य ग्रंथ रहे। इस वजह से वैदिक काल को वैदिक काल कहा जाता है। इसके अलावा कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, अद्वैत उपनिषद, ऐसे कई सारे वैदिक ग्रंथ और वैदिकोत्तर साहित्य ग्रंथ जो थे वो दोनों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अब इसमें जो है इस काल को दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तरवैदिक काल। से 1000 BC और
1000 से 600 BC तक का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इसमें ये कहा जाता है कि ऋषि अत्रि, भारद्वाज जैसे जो ऋषि थे उन्होंने अपने ग्रंथों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में काफी कुछ लिखा है। इसमें अत्रि और जो सती अनसुईया हैं उनके कुछ लेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक काल में लिखा है कि मध्य प्रदेश के जो जंगल है उनमें निवास करते थे। भारद्वाज घाटाक्षी के पुत्र जो द्रोणाचार्य हुए वो वैदिक काल में हुए और उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पाराशर और मत्स्यगंधा जो थे उनसे वेदव्यास और जैमिनी का जन्म हुआ, जो भी हुए थे वो भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पैदा हुए थे और ये वैदिक काल में जानकारी मिलती है। ऐसे ही भार्गव और दिव्या की कहानी मिलती है, वो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कुछ कहानियां मिलती हैं जो विंध्याचल पर्वत पर आर्यों का निवास शुरू हुआ था, वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। आखिर को आर्य भारत के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, जो एशिया माइनर के भूगोल को विदेश से ये जानकारी मिलती है कि वो विदेश से आने वाले व्यक्ति थे। बाद में उत्तर भारत में आकर बसे और धीरे धीरे ये प्रमाण उत्तर वैदिक काल तक आते आते ही मिलता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार 1000 के आसपास ये बसे थे। इसी समय धार, सतना, रीवा, मैहर ऐसी जगह पर कई सारे जो उनके ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ उनमें उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा संदीपनी आश्रम जो उज्जैन में है उसका भी उल्लेख मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल का ही स्वरूप माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस काल में भगवान कृष्ण जो थे वो उज्जैन में आकर पढ़े थे। इसके बाद वैदिक ग्रंथों में जो मुख्यतः वेद रहे, उन वेद में जो रेवा नदी है या रेवात्रम नदी है, उस नदी का उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक रूप से हम अगर देखें तो नर्मदा के नाम से जानी जाती है, जो मध्य प्रदेश की नदी है। ऐसे ही कहीं कहीं क्षयमवती का उल्लेख मिलता है, जो चंबल के नाम से जानेगी। इसका पूरा जो वैदिक काल रहा इसमें कुछ एक क्षेत्रों का विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद के जो काल रहे वो पौराणिक काल रहा। पौराणिक काल मतलब कथा कहानी के आधार पर ये माना जाने वाला काल, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्रदान करता है। वेदों के अलावा कई साहित्यिक ग्रंथ ऐसे रहे जिनमें हमें जानकारी मिलती कि मध्य प्रदेश के बहुत से स्थल जो थे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती। अब इसके बाद जो पौराणिक काल है इस पर है। पौराणिक काल और मध्य प्रदेश, इसमें सीधी सी बात है कि जो जन श्रुतियों का काल रहा उसको पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में रामायण महाभारत की जो उल्लेख है उनको सामान्यतः शामिल किया। इस काल में कहा जाता है कि जो पौराणिक काल में एक राजा थे, राजा मनु व्यवस्थ, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है उस मध्य प्रदेश के हिस्सा में रहने वाले व्यक्ति थे ये। और रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है कि इनके 10 पुत्र में से एक पुत्र था कारुष, और कारुष को बघेलखंड का राजा बनाया गया। अगर आपको क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि कहाँ बुंदेलखंड आता है, कहाँ बुंदेलखंड है। ये जो
क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड कहा गया। इस क्षेत्र को रीवा पन्ना, बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा, सोनभद्र और ये है मालवा प्रदेश। यहीं पर निमाड़ क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसको मध्य भारत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मध्य प्रदेश में जो कारुस राजा बनाए गए, ये इस बघेलखंड क्षेत्र के, पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था, तो इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी इसमें मान लिया गया। तो इस बघेलखंड क्षेत्र के जो राजा बनाए गए वो कारुस को बनाए गए। कारुस की जो बहन थी ईला, मतलब किसकी पुत्री? मनु की पुत्री ईला। ईला का विवाह जो एक सोम नामक राजा से हुआ था, और सोम जो शासक थे वो इस बुंदेलखंड के शासक थे। मतलब बघेलखंड और बुंदेलखंड में वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया। इसमें क्या हुआ कि जो सोम राजा थे, इस सोम के भविष्य में जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारी में एक नाम मिलता है जो पुरुरवा, जो किसकी संतान थे? ईला और सोम की जो संतान रहे वो बने पुरुरवा। कहाँ के क्षेत्र के शासक बने? भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक बने। बाद में पुरुरवा के भी दो संतानें पैदा हुई, ठीक? एक हुई यदु और एक हुई तुर्वश। और कौन? यदु और तुर्वश। अब यदु जो थे, इन्होंने यादव वंश की स्थापना करी। ठीक, और शासन चलाते रहे। और इन्होंने जो चंबल क्षेत्र है, चर्मवती क्षेत्र है, ये जो हिस्सा, ये जो चंबल वाला हिस्सा है, इसमें चर्मवती क्षेत्र में यदु शासक बने। और इन्हीं के अधीन बाद में बेतवा वाला हिस्सा भी चले थे। केन नदी जो सप्तमती के नाम से जानी जाती थी, वो नदी को भी इन्हीं के अधीन चले गए। भविष्य में ये कहा जाता है कि इसी बुंदेलखंड क्षेत्र और ये इस क्षेत्र का जो चंबल नदी है, इस क्षेत्र का एक राजा रहा दंतवक्र। यदु की ही संतान में से एक राजा था दंतवक्र। दंतवक्र ने ग्वालियर के पास एक क्षेत्र है, यहाँ पर मिलेगा आपको दतिया। इस दतिया की स्थापना का श्रेय इसी दंतवक्र नामक व्यक्ति को दिया जाता है। और दतिया को अपनी राजधानी के स्वरूप में पहली बार इन्होंने स्थापित करके स्वीकारा, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि यदु की संतान, ठीक, भविष्य में कालांतर में जब यदु की संतान थी तो कौन बने? दंतवक्र। और दंतवक्र के जो शासक बने थे वो बाद में कहाँ की राजधानी बना दी? दतिया। इन्हीं दंतवक्र के ऊपर ये कहा जाता है कि कालांतर में भगवान कृष्ण ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इस दंतवक्र को हरा दिया। ये क्षेत्र किसके अधीन चले गए? भगवान कृष्ण के। ऐसा पौराणिक काल में मिलता है। अब कृष्ण ये क्षेत्र जीतने के बाद यहीं पर ग्वालियर वाला हिस्सा, इसके जस्ट लगा हुआ वाला हिस्सा है, तो ग्वालियर में भी विजय प्राप्त करी। और ग्वालियर में ही एक पर्वत था, गोपांचल पर्वत। इस
ग्वालियर को गोपालगिरी नाम जो मिला वो भगवान कृष्ण के समय मिला, ऐसा माना जाता है। अंततः ये ग्वालियर जो है वो गोपालगिरी या ग्वालियर वाला हिस्सा गोपालगिरी कहलाता है। हालांकि बहुत बाद में जाकर इसका नाम ग्वालियर मिलता है। इसके बाद इसी पौराणिक काल में दूसरी जो कहानी मिलती है कि ये जो नर्मदा क्षेत्र है उस पर है। ये जो नर्मदा सोन घाटी थी, ये वाला हिस्सा, इसमें जबलपुर के आसपास वाले हिस्से में ये कहा जाता है कि क्षेत्र में काकोट नागवंशी नामक एक शासक रहता था। कौन शासक था? काकोट नागवंशी। नागवंशी जो हमने एक स्वरूप में देखे तो काकोट नागवंशी की पुत्री थी नर्मदा। ठीक, और नर्मदा का विवाह जो था वो एक वंश था, इक्ष्वाकु वंश, जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा जो है यहाँ पर एक वंश शासन कर रहा था इक्ष्वाकु। नर्मदा के पास कौन सा? काकोट। और छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे पुरुकुस। ठीक, काकोट नागवंशी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? पुरुकुस से। नर्मदा का विवाह किससे हो गया? पुरुकुस। पुरुकुस ने अपने साम्राज्य की सीमा नर्मदा से लगने लग गई थी। इसी व्यक्ति की सीमा लगती थी नर्मदा से। तो नर्मदा को पहले रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो पुरुकुस ने इन्हीं नर्मदा के नाम पर इस रेवा नदी का नाम बदल कर दिया नर्मदा नदी। ठीक, जबकि आज भी आप जाएंगे पौराणिक नाम में आपको अमरकंटक के पास जितने भी कुंड मिलेंगे वो रेवाचल कुंड और जमाने भर के कुंड वो रेवा नदी के नाम पर ही मिलेंगे। ठीक, अब इसी वंश का जो इक्ष्वाकु वंश है मध्य प्रदेश का, इसी वंश के एक शासक हुए मचकुंद। ठीक, पुरुकुस के बाद एक शासक हुए मचकुंद। कहाँ क्षेत्र पे? इस पूरे क्षेत्र। ठीक, किसके बच्चे? रेवा और पुरुकुस के, नर्मदा और पुरुकुस के संतान भी तो मचकुंद। मचकुंद ने बाद में जो क्षेत्र है नर्मदा नदी के कुछ उत्तरी हिस्से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र जीतती है। और विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में एक नगरी खंडवा वाला हिस्सा जो है वहाँ एक ओंकारेश्वर क्षेत्र है। ओंकारेश्वर में एक नगरी बसाई थी, उसका पुराना नाम ओंकारेश्वर का मिलता है मांधाता नगरी। इस मांधाता नगरी का बसाने वाला व्यक्ति था यही मचकुंद। इनकी पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है। कालांतर में कहा जाता है कि राजा महिष्मति जो थे, तो महेश्वर क्षेत्र यहीं पर है, राजा महिष्मति ने इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और ओंकारेश्वर या मांधाता जो नगरी है वो राजा महिष्मति के अधीन चली। और राजा महिष्मति ने अपने ही नाम पर महेश्वर या महिष्मति की स्थापना करी। ठीक, तो महिष्मति नगर किसने बसाया? महिष्मति। अब इसके बाद काकोट वंश और जो इक्ष्वाकु वंश है, इसके बाद एक वंश की और जानकारी मिलती है, वो है राजवंश। इतिहास में इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अब ये कौन थे उन पर आते हैं।
है राजवंश। पौराणिक काल के अंतिम चरण में ये मिलता है कि जो अनुदेश निमाड़ वाला हिस्सा है, यही जो क्षेत्र है उसको कहते हैं निमाड़, और निमाड़ को कहा जाता था अनु, पुराना नाम है निमाड़ का अनु। इसी से एक राजवंश के शासक हुए थे कीर्तवीर अर्जुन। ठीक, ये पौराणिक कथाओं में मिलता है कि कीर्तवीर अर्जुन ने है राजवंश की स्थापना करी थी, और महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में इनकी सीमा रखती थी। निमाड़ लगभग वही क्षेत्र में आता था, तो इन्होंने निमाड़ के ऊपर आक्रमण किया, निमाड़ वाला हिस्सा अनु प्रदेश को जीत लिया। कीर्तिवीर अर्जुन ने ये कहा जाता है कि इसके बाद अपना विजय रथ शुरू किया। इन्होंने जो क्षेत्र जीते उसमें अवंती उज्जैन वाला हिस्सा, दर्शान विदिशा का हिस्सा, त्रिपुरी जबलपुर, टुंडीकोर दमोह, इसका मतलब जो दक्षिणी हिस्से थे उन हिस्सों पर कीर्तिवीर अर्जुन ने है राजवंश को स्टैब्लिश कर दिया। कीर्तिवीर अर्जुन के बाद राजा जयध्वज शासक बने, जयध्वज के बाद राजा तालजंग बने, और एक राजा बने थे राजा अवंती। इसी राजवंश के है राजवंश के शासक थे राजा अवंती। राजा अवंती ने जो उज्जैन को हम आज जानते हैं, उस अवंती नाम जो दिया उज्जैन को, जो नगर के रूप में बसाया, तो इसी राजा अवंती के द्वारा एक नगर बसाया गया था अवंती, जिसका उल्लेख हमें 16 महाजनपद जो है उनके समय प्राप्त होता है। इसका मतलब 16 महाजनपद बनने से पहले जो अवंती राज्य की स्थापना करी थी वो किस व्यक्ति ने करी? अवंती नामक शासक ने करी, और वो किसका वंशज था? कीर्तिवीर अर्जुन। और किस राजवंश का था? तो वो है राजवंश का था। ये वैदिक काल के बारे में कुछ कहानी मिलती है। इसी के बाद एक काव्य या महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य काल और मध्य प्रदेश पर आता है। ये जो महाकाव्य काल और मध्य प्रदेश है, इस काल में जो हमारे जो प्रमुख महाकाव्य रहे हैं, रामायण और महाभारत, उनमें जो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है उसे हमें पढ़ना। दो अलग अलग कालखंड, दोनों में अलग अलग कहानियां, और दोनों जो हैं वो 1000 के आसपास के माने जाते हैं, जिनका अंतिम स्वरूप जो है वो गुप्तकाल तक जाते जाते लिखा गया है। इस काल में कुछ कहानी मिलती है, कुछ स्थल मिलते हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है रामायण में। पहले हम रामायण में देखते हैं कि रामायण में क्या मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। रामायण में ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो महाकांतर और दंडकारण्य क्षेत्र हैं वो विद्यमान थे। अब मध्य प्रदेश में महाकांतर और दंडकारण्य क्षेत्र कौन है उनको भी समझना चाहिए। ये जो क्षेत्र हैं महाकांतर और ये है दंडकारण्य, जो आज छत्तीसगढ़ में मुख्यतः है। अब 2000 में जाकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, इसका मतलब हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो रामायण में एक जानकारी मिलती है कि ये जो क्षेत्र है इसमें
राजा दशरथ के समय इस हिस्से में मध्य प्रदेश में राजा मधु जो थे, यहाँ के शासक, ठीक। अब सीधी सी बात है कि यहाँ बाद में जो क्षेत्र था वो जीत दिया गया था भगवान राम के वंशजों के द्वारा। इसी जंगलों में कहा जाता है कि भगवान राम ने भी वनवास भी काटा था, और इन्हीं दंडकारण्य वन में ये कहा जाता है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, इनका इधर टोंस नदी क्षेत्र जो मिलता है, जिसको हम तमसा नदी या टोंस नदी कहते हैं, टोंस नदी क्षेत्र में जन्म हुआ। और टोंस नदी क्षेत्र में ही इनके बारे में जो इनके भगवान राम के पुत्र हुए थे लव और कुश, वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास ही इनका जन्म स्थल भी हुआ। अब इसके अलावा ये कहा जाता है कि कालांतर में जब राजा मधु जो थे, उनको उनकी मृत्यु के बाद ये भगवान राम के जो वंशज थे उनके अधीन ये क्षेत्र चले गया था। तो राम के पुत्र थे कुश, एक थे लव और दूसरे थे कुश। इनमें से जो कुश थे, कुश को कौशल प्रदेश जो क्षेत्र है, उस कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में जो आता था, उसका राजा बना। इसके अलावा जो शत्रुघ्न का पुत्र था शत्रुघाती, शत्रुघाती को जो विदिशा क्षेत्र है, इस विदिशा क्षेत्र का शासक बनाएंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इसने विदिशा में बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद फिर द्वापर युग शुरू होता है, जिसमें महाभारत में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ। ठीक, अब महाभारत काल में क्या जानकारी मिलती है उसको देखते हैं। महाभारत काल में ये कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में वत्स, कोशी, काशी, चेदी, कारुस, दर्शान, मत्स्य ऐसी कई महाजनपदों ने हिस्सा लिया था। इसमें कुछ ये माना जाता है कि महाभारत का युद्ध दो वर्ग के बीच हुआ, पांडव और कौरव। तो जो महाभारत का युद्ध था, इस युद्ध में मध्य प्रदेश के कुछ शासकों ने पांडवों का साथ दिया तो कुछ कौरवों। अब किन किन ने पांडवों का साथ दिया, किन किन ने कौरवों का दिया, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जो पांडवों के साथ से वो थे वत्स, महाजनपद जिसने साथ दिया, काशी, चेदी, ठीक, ऐसी ये बड़ी बड़ी महाजनपदें जो थी। इसके अलावा दर्शान क्षेत्र जो विदिशा वाला हिस्सा कहा जाता है, वो इसमें शामिल हुआ। कारुस क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र जो राजस्थान वाला जो महाजनपद है, ये महाजनपदों में पांडवों का साथ, कौरवों का साथ दिया था महिष्मती, अवंती, ठीक, महेश्वर, उज्जैन, चेदी जनपद, चेदी, हाँ, चेदी दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो चेदी की सेनाओं ने कुछ इनका भी साथ दिया और इनका, ठीक। कुछ समय कहा जाता है कि इनके साथ थे, कुछ समय इनके साथ थे, दोनों जगह उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। इसके अलावा जो अकंठ, विदर्भ, निबंध, ठीक,
ये हिस्से सामान्यतः, और कृष्णीय हिस्सा जो था इसमें सामान्यतः साथ दिया था किसने? कौरवों ने। अब इसमें से कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के भी थे। इन मध्य प्रदेश के हिस्सों ने खासकर जो वत्स था, ये बलेर वाला हिस्सा और बुंदेलखंड वाला हिस्सा, चेदी में कुछ हिस्सा आता था, दरसान विदिशा का, कारों छत्तीसगढ़ वाला, और राजस्थान का जो मंदसौर वाला हिस्सा है वो वत्स के अंतर्गत है। ये जो हिस्से हैं इसमें चेदी दोनों तरफ शामिल होते हैं। इधर भी कुछ समय शामिल हुए थे, उधर भी कुछ समय शामिल हुए। अब इसके बाद हम आते हैं महाजनपद काल पर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो महाजनपद काल है और मध्य प्रदेश है उस पर। ये जो काल रहा है पौराणिक काल, ये काल का कालक्रम क्या है? 1000 से 600 के आसपास के बीच का काल माना जाता है। ये वैदिक काल के साथ चलता है। हाँ, ये वैदिक काल के साथ जो महाजनपद काल के पूर्व जनपदों का उल्लेख मिलता है वो, और उसके बाद तक भी चलता है। तो जो कृष्ण भगवान और राम भगवान इनका काल का यही कारण है। अपौराणिक है, उनमें डेट कहीं मिली नहीं है, इस वजह से वो कहीं भी ऐसा निश्चित डेट प्राप्त नहीं है। लेकिन हाँ, लोहे की खोज और जो शहर मिलते हैं वो हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के रूप में मिलते हैं। जो जनपदों के रूप में शामिल हुए थे ये जनपदों से ही फिर निर्माण हुआ था किसका? महाजनपदों का। तो महाजनपद काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। दो ग्रंथ है, एक है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिनसे हमें स्पष्ट जानकारी मिलती कि उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदें थी। ठीक, ये तुम पुष्टि करते हैं ये महाजनपद काल और महाजनपद जब बनी, सीधी सी बात है कि जो वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई जो राजनीतिक इकाइयों में सबसे पहले परिवार, इसके बाद फिर ग्राम, इसके बाद फिर विश्व के बाद जन बनी। जन से जनक से गोपा की अवधारणा, राजा की अवधारणा, और जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। तो महाजनपद काल जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल माना जाता है। इसे द्वितीय क्रांति का काल भी कहते हैं। द्वितीय क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो उत्पादन और सारी चीजें हुई उसके आधार पर जो दोबारा से नगरीय जो अधिशेष अधिक बचने की वजह से जो नगरीय स्वरूप फिर से एक बार उत्पन्न हुआ था, इस वजह से इसको नाम दिया गया द्वितीय नगरीय ग्रंथ। इस समय बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है कि उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थी और 16 कुल महाजनपद थी। इनमें से एक थी महाजनपद अवंती जो मध्य प्रदेश के हिस्से में थी, और दूसरी थी चेदी। जो अवंती है, अवंती के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब उज्जैन वाले हिस्से में ये प्राप्त होती है, और इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में उज्जैन या उज्जैनी जो मिलता है, और दक्षिण में महिष्मती मतलब महेश्वर। ये 2 राजधानियां थी, अवंती महाजनपद की। ठीक, ये दूसरा जो चेदी था, तो चेदी जो खजुराहो वाला हिस्सा है, उस हिस्से में चेदी महाजनपद प्राप्त हुआ। अब सीधी सी बात है कि दोनों महाजनपद अलग अलग हिस्से में थी। अगर हम मैप के स्वरूप में देखें तो एक का हिस्सा ये था चेदी महाजनपद का, और दूसरा अवंती। ये दोनों
इस क्षेत्र में पाई जाती थी। अब इसी में जो अवंती था, अवंती के रूप में स्वरूप में देखा जाए तो इस समय जो अवंती के राजा का उल्लेख मिलता है वो मिलते हैं चंड प्रद्युम्न। अवंती के राजा थे तो चंड प्रद्युम्न, जिनके बारे में मगध महाजनपद के कुछ दोस्ताना संबंध के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि इनके मित्रता मगध महाजनपद में मरे काल में भी उल्लेख इनका मिलता है। ऐसे ही जो क्षेत्र है चेदी वाला, इस चेदी वाले खजुराहो में ये कहा जाता है कि कालांतर में चेदी महाजनपद पर जो कलचुली राजवंश है उस कलचुली राजवंश का शासन हो गया इस पूरे क्षेत्र पर। ऐसे ही एक तरीके से इन दो महाजनपद के अलावा थोड़ा बड़ा क्षेत्र जो आता था वो वत्स महाजनपद के अधीन आता था। ये जो ग्वालियर वाला हिस्सा है वो वत्स महाजनपद के अधीन आता और ग्वालियर वाला जो हिस्सा थोड़ा बाकी हिस्सा भी मिड मराना ग्वालियर वाला हिस्सा भी वत्स के अधीन आता। ठीक, ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ 16 महाजनपद में कितनी महाजनपद मध्य प्रदेश में थी? वो दो। ठीक, सिंपल। अब बाद में क्या हुआ कि चंड प्रद्युम्न के बारे में उल्लेख मिलता है कि चंड प्रद्युम्न का एक लड़का हुआ था निसाफयूप। ठीक, इस निसाफयूप ने आक्रमण किया था ग्वालियर वाले हिस्से पर। कहा जाता है कि चेदी का कुछ हिस्सा और वत्स का ये हिस्सा दोनों शामिल कर लिए थे निसाफयूप ने, और जो निसाफयूप था ये ग्वालियर और कौशाम्बी तक के हिस्से का राजा बना था कालांतर। ठीक, ये बाकी मगध से इनके संबंध कैसे थे? मगध से इनके संबंध सही नहीं थे। इसी समय सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बनकर 16 महाजनपद में से उभरा था वो महाजनपद बना था मगध महाजनपद। हम उत्तर भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में अलग अलग राजवंश स्थापित हुए और ये माना जाता है कि अंततः जो मौर्य काल स्थापित हुआ तो 322 के आसपास हरेक वंश और जवानी भर के वंश के बाद अंततः मौर्य राजवंश जो था तो 322 में बीसी में स्टैब्लिश हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया। ठीक, अगला हम आते हैं मध्य प्रदेश और मौर्य राजवंश। ठीक, क्लियर। इस समय 16 महाजनपद भारत में जब थी तो हर महाजनपद में आपसी जो विवाद थे वो चल ही रहे थे। इन आपसी विवादों में अंततः कहा जाता है कि मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसके पीछे कई सारे कारण रहे। लोहे की खोज और हाथी और योग्य उत्तराधिकारी और योग्य वंश। अंततः एक व्यक्ति था घनानंद। घनानंद जब मगध का शासक था तो इस समय भारत में कहा जाता है कि आक्रमण हुआ था सिकंदर पर, लेकिन सिकंदर जो था वो इस उत्तरी क्षेत्र से ही वापस चले गए थे। उसकी घनानंद से कोई युद्ध नहीं हुआ। राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। राजा पोरस की हार हुई। अम्बी और जमाने भर के लोगों ने ऐसा विश्वासघात किया था उनके साथ और अंततः सिकंदर 321 के आसपास ही यहाँ से जा चुका था। 323 में ही जा चुका था। मगध में इस समय जो घनानंद थे वे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे।
घनानंद ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें जो महान विद्वान होगा वो यज्ञ का अनुष्ठान करेगा, ऐसा कह दिया गया। इस समय एक व्यक्ति हुए चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त भी गए इनके दरबार में और इनको ये जाकर बैठ गए। अंततः इनको वहां से हटने के लिए कहा गया, मुख्य जो पुरोहित थे वहां ये जाकर बैठ गए। अंततः कि नहीं माने इनको घनानंद ने उठवाकर बाहर फिटवा दिया। इन्हें ये प्रण लिया था कि जब तक आपके समूह वंश का नाश न कर दूं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। बाहर जब गए तो जो राजकीय कलम एक खेल था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक 10 साल का लड़का एक राजकीय कलम के खेल में राजा बना हुआ था। इन्होंने देखा कि इस बच्चे में ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि जो भविष्य में राजा बन सकता है और राजा का जो धर्म है ये सारी चीजें ये निभा सकता। अंततः इन्हें खरीदा और खरीदने के बाद विष्णुगुप्त ने अपने साथ ले गए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे ये अलग अलग उल्लेख मिलता है। कोई कहता है क्षत्रिय थे, कोई कहते हैं मोर पालने वाली मोरा नामक दासी है उनके पुत्र थे, कोई मौर्य जाति के मानते हैं। ये कई कहानियां मिलती हैं। अंततः इन्होंने आक्रमण कर दिया और घनानंद को हराने के बाद इस पूरे मगध साम्राज्य का शासक बन गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये कहा जाता है कि इनके समय मालवा में अवंती राजवंश शासन चल रहा था और मालवा में इस समय एक व्यक्ति थे चंद्रप्रद्युम्न। चंद्रप्रद्योत को इस समय कहा जाता है कि एक रोग हुआ था, पांडु रोग, और अपने राजवैद्य को भेजकर इन्होंने चंद्रप्रद्योत की जान बचाई थी। इस वजह से चंद्रप्रद्योत जो थे वो इनके मित्र बन गए और मगध से अवंती का जो संबंध रहा वो मित्रता पूर्वक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये कहा जाता है कि इनका जो पुत्र था वो शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार के समय भी ये कहा जाता है कि जब चंद्रप्रद्योत की मृत्यु हो गई तो चंद्रप्रद्योत के जो वंशज थे वो शासन कर रहे थे। बिंदुसार के समय मालवा का कुछ हिस्सा जीत लिया गया और अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। अवंती महाजनपद का लगभग हिस्सा शामिल हो चुका था बिंदुसार के समय। इसके बाद अशोक यहाँ पर कुछ समय गवर्नर के रूप में भी रहे थे उज्जैन वाले हिस्से में, और बिंदुसार के बाद शासक बना अशोक, सम्राट अशोक। 269 के आसपास ये शासक बने और शासक बनने के बाद इन्होंने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से कुछ स्तूप तो शिलालेख मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं और मध्य प्रदेश में इनके कई सारे शिलालेख अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यह विलेख कहाँ है या ये शिलालेख कहाँ है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। इनके समय कुछ व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख मिलता है पूरे भारत में, और उन व्यापारिक मार्गों में मध्य प्रदेश से 2 ऐसे मार्ग थे। कुल 4 मार्ग मिलते हैं भारत में कि जो महान मार्ग थे, उनमें से 2 मार्ग मध्य प्रदेश में भी थे जो अवंती से होकर जाते थे। इनमें एक जो मार्ग था वो था दक्षिणी प्रतिष्ठान का मार्ग। ये जो दक्षिणी प्रतिष्ठान है प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र वाले हिस्से में पड़ता है। इसी महाराष्ट्र वाले हिस्से में श्रावस्ती और महिष्मती जो था
श्रावस्ती और महिष्मती को जोड़ता था। उसी में उज्जैन और विदिशा वाला हिस्सा भी ये मिलता था। तो ये एक हिस्सा मध्य प्रदेश का मिलता है, जो उज्जैन से होते हुए जाता है। और दूसरा मिलता है भृगु कच्छ से मथुरा। भृगु कच्छ है गुजरात में, गुजरात से मथुरा वाला जो मिलता है, ये भी उज्जैन से होकर गुजरता था। ये दो मार्ग उज्जैन से जाते थे। इस वजह से माना जाता है कि अशोक ने इन मार्गों पर कब्जा करना आवश्यक था और ये क्षेत्र अपने अधीन था। अशोक के शिलालेख में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख में अगर हम देखें तो सांची का स्तूप जो है, सांची स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। सांची स्तूप जो है इसके खोजकर्ता थे जॉन टेलर। ठीक, इन्होंने 1818 में जॉन टेलर ने इसको खोजा। सांची राजस्थान में स्थित है और यहाँ जो उत्खनन कराया वो जॉन मार्शल नामक व्यक्ति जो थे, उन्हीं ने यहाँ पर बाद में उत्खनन कराया। यहाँ पर 3 स्तूप मुख्यतः मिलते हैं, 3 लोगों की अस्थियां मिलती हैं, जिनमें खासकर पहले स्तूप में बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं, दूसरे में उनके शिष्य सारिपुत्र की मिलती है और तीसरे में मुगली पुत्र तिष्यायन जो थे, उनकी अस्थियां और उनके जो सामग्री है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा 1989 में इसी सांची स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर दिया। ठीक, अंततः इसके अलावा जो मिलते हैं, भरभूत स्तूप मिलता है सतना में, जो जेम्स कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। गुजरा मिलता है दतिया में। इसके अलावा रूपनाथ जबलपुर में, सारोमारो शहडोल में, बेसिया टेकरी उज्जैन में, बेसनगर विदिशा में। इसके अलावा जो इवत खेड़ी टीला कसरावत जो खरौर में, परगुलरिया सीहोर में, तुमैन जो है वो अशोकनगर में, देवकुठार रीवा में, ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं। और इसमें से कुमार देवी जो विदिशा की महारानी थी, इनसे अशोक ने विवाह भी किया था, ऐसी जानकारी होती है। अंततः तो कहा जाता है कि मौर्य काल में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो अशोक के काल के अंतर्गत आता है। ठीक, क्लियर। अब मौर्यों के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग जो थे, उन्होंने पूरे भारत में शुंग वंश की स्थापना करी थी मगध में। और स्वाभाविक सी बात थी, जो मगध के अधीन आएगा वो क्षेत्र पुष्यमित्र शुंग के अधीन भी आएगा। पुष्यमित्र शुंग ने एक अंतिम शासक थे मौर्य बहदृत की हत्या कर वहां अपने साम्राज्य की स्थापना करी और साम्राज्य की स्थापना करने पर एक नया वंश स्थापित किया, शुंग वंश। शुंग वंश जो क्षेत्र था वो करीब करीब 186 ईसा पूर्व के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो विदिशा जो क्षेत्र था वहां पर अपनी राजधानी क्षेत्र बनाया और बाद में उज्जैन का जो हिस्सा था इसको द्वितीय राजधानी के रूप में दर्जा देकर अपनी राजधानी बनाई। पुष्यमित्र शुंग का जो लड़का है वो है अग्निमित्र और अग्निमित्र को जो विदिशा वाला हिस्सा है उस विदिशा का गवर्नर बनाया। बाद में इसी पुष्यमित्र शुंग का जो लड़का था अग्निमित्र ने आक्रमण किया था विदर्भ प्रदेश में और विदर्भ प्रदेश में एक शासक था यज्ञसेन को भी हराया। ये जानकारी भी मिलती है।
अग्निमित्र जो है वो मालविका अग्निमित्र जो है, जो कालिदास का नाटक है उसके प्रमुख रहेगी, उनके बारे में भी उल्लेख मिलता है। इसी वंश का, शुंग वंश का 9वां शासक मिलता है भागभद्र। भागभद्र के काल में ये कहा जाता है कि ग्रीक राजा थे एंटियार्किड्स। कि एंटियार्किड्स ने अपने एक दूत को, राजदूत को भारत भेजा था और वो आया था भागभद्र के दरबार में, ठीक, जिसका नाम था हेलियोडोरस। ग्रीक थे। जब हेलियोडोरस आया तो हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में जब पहुंचा तो ये भागवत धर्म स्थापित हो चुका था शुंग वंश के साथ। हिंदू धर्म की ही एक शाखा थी भागवत धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इसने धर्म ही एक तरीके से स्वीकार लिया था भागवत धर्म। और भागवत धर्म के सम्मान में खाम बाबा, जो बेस नगर है विदिशा में, एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। किसके सम्मान में? भागवत धर्म के सम्मान में। और जो गरुड़ स्तंभ है उसको वर्तमान में वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? खाम बाबा। ठीक, कई बार पूछ भी लेता है कि खाम बाबा किसे कहा जाता है। इसके अलावा जो गरुड़ स्तंभ बनवाया, गरुड़ ध्वज और ये सारी चीज़ों का सम्मान भी किया। इसके बाद शुंग काल में ही एक स्तूप बनवाया गया था, भरभूत स्तूप। एक तरफ जहाँ आरोप लगता है कि शुंग जो थे वो ब्राह्मणवादी धर्म से थे और इन्होंने बौद्धों के कई सारे जो चैत्य थे, विहार थे, इनको तोड़वाया था। वहीं दूसरी तरफ ये भी मिलता है कि शुंग काल में भरभूत स्तूप जो सतना में है वो उसका पुनर्निर्माण शुंग काल में ही हुआ। दूसरा जो सांची के स्तूप की रेलिंग है वो भी पुष्यमित्र शुंग के काल में ही बनवाई गई, जहाँ एक तरफ पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने कई अभिलेख तोड़वा दिए, कई सारे चैत्य और विहार तोड़वा दिए थे। वहीं ये भी मिलता है कि जो बौद्ध धर्म का सांची स्तूप है उसकी जो बाहरी रेलिंग बनवाई वो यही बनवाई। इसके बाद जो वेस्टनी का एक वाग्र और तोरण जो है वो कलकत्ता म्यूजियम यहीं से भेजा गया है। इस वंश का एक अंतिम शासक हुआ देवभूति। ठीक, भागवत के बाद भी शुंग वंश का एक शासक हुआ देवभूति। कहीं कहीं इनका नाम सुशर्मा मिल जाता है, लेकिन देवभूति थे। देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव कणव ने। और वासुदेव कणव ने एक नया वंश स्थापित कर दिया, कणव वंश। शुंग वंश के बाद मध्य प्रदेश में कणव वंश का शासन थोड़े समय तक रहा और कणव को बाद में हटा दिया गया था सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। और सातवाहन वंश ने मुख्यतः मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था उसमें शासन काफी समय तक किया। अब ये सातवाहन कौन थे और कहाँ से सातवाहन आ गए, इनको भी समझ नहीं। इस महाराष्ट्र वाले हिस्से में सातवाहन जो थे, इन सातवाहनों का अधिकार था
और सातवाहनों का जो संस्थापक था वो था सिमुक, इसको सिंधु, सिसुक, सित्रक अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस समय इसने क्या किया कि जो कण्व वंश ने विदिशा पर अधिकार कर लिया था, इस कण्व वंश के ऊपर आक्रमण किया और विदिशा वाला जो हिस्सा था, विदिशा उज्जैन, ये पूरा हिस्सा इस पर अधिकार था। इस समय एक शासक मिलते हैं सिमुक के बाद सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट ने पश्चिमी मालवा, निमाड़ इन पर अधिकार कर लिया था, जिसकी पुष्टि महाराष्ट्र में एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। उस नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सातकर्णी फर्स्ट ऐसा शासक था जिसने मध्य प्रदेश के जो हिस्से थे उन पर अधिकार किया। इसके बाद एक सातकर्णी के बाद शासक बना गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक उल्लेख ये मिलता है कि जिसने नहापान नामक व्यक्ति को हराया था, और नासिक अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। जो नासिक अभिलेख है उससे ये मिलता है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश का मालवा, अवंती, ये वाला पूरा हिस्सा, पूरा मध्य प्रदेश इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जीत लिया। उत्तर का कुछ बुंदेलखंड हिस्सा छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद राजा सरीसात बने, इसके बाद वशिष्ठी पुत्र कुर्मावी बने, इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक बना यज्ञश्री सातकर्णी। इस वंश का अंतिम शासक था किसका? सातवाहन वंश का। इसने इसके जो सिक्के हैं तो बड़ी मात्रा में चलाए गए। बेसनगर विदिशा में इसके सिक्के मिले, तेवर जबलपुर वाले हिस्से में, देवास में। और इसके समय जानकारी मिलती है कि ऐसा शासक था मध्य प्रदेश का जिसका व्यापार रोम से चलता था। ठीक, कभी आपसे पूछते कि रोम के साथ व्यापार करने वाला शासक कौन था, तो वो था यज्ञश्री सातकर्णी। इसके अलावा इसी के समय हुन यांग एक यात्री आया था। ये चीनी यात्री थे। ठीक, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ह्यून यांग ने ये लिखा है कि सातवाहन में जो यज्ञश्री सातकर्णी है या सातवाहनों का जो शासन था वो एक समृद्ध शासन था जो भारतवर्ष के बीचों बीच रहते थे। इसके समय के बाद जब धीरे धीरे इनकी शक्तियों का ह्रास हुआ ये सातवाहन राजवंश की, तो भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए इस काल में। अब भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए तो भारत में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ पहले, क्योंकि ग्रीक से हमारे संबंध शुंग काल में पहले ही थे। ठीक, ये बैक्टीरिया और यवन क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। दूसरे शक जनजाति का आक्रमण हुआ, और शकों के बाद जो पार्थियन या प्रथम जिनको कहा जाता है, इस पार्थियन जाति का आक्रमण हुआ। इनने समय समय पर आक्रमण भारत पर किया और इनके कुछ उल्लेख भी जो मिलते हैं वो इनके कुछ शासकों के सिक्के और कुछ उल्लेख मिलते हैं कि ये भारत में आए और भारत में ही इस उत्तरी क्षेत्र और ये मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आकर बसे और यहीं बसकर रहे। इनमें से कोई भी वंश जो यहाँ आक्रमण करने आया
वो कबीला कभी वापस नहीं हुआ, तो यही बस गया। ठीक, क्लियर। अब सबसे पहले हिंद यवन है। हिंद यवनों में एक शासक है मेनांडर। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन और मेनांडर के बीच ये उल्लेख मिलता है, और मेनांडर इस वंश के यहाँ पर संस्थापक भी रहे, लेकिन ग्रीक जो धीरे धीरे थे इनका शासन ज्यादातर नहीं चल पाया, तो अंततः यही वंश का रह गया। शाकों का जब आक्रमण हुआ था तो सातवाहन वंश जो था वो यहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक, शकों के स्वरूप को शकों को दो भागों में बांटा गया, इसको क्षत्रप कहा जाता है। तो शकों की जब जाति भारत में आई तो शकों ने अपने दो क्षेत्र करे, और शक जो जाति थे ये काफी पहले से मौर्य काल के समय से ही चले आ रहे थे। इसके समय ईसा पूर्व के जो 300 के आसपास से इनके आक्रमण होते आ रहे थे, आक्रमण करते थे, धीरे से बच जाते थे। ये शकों की दो शाखा हुई, एक हुई मालवा की शाखा करमंडक की, और एक हुए जो शहरा। ठीक, शकों के दो राजवंश स्थापित हुए, शहरात, ये जो शहरात, और दूसरा था जो एक तरीके से करमंडक जो था। जो करमंडक थे ये मालवा में आके बस गए, और इनने ज्यादा खुरापात करी नहीं, धीरे से यही आकर जिंदगी शुरू कर दी। जो क्षयरात वंश है, इस क्षयरात वंश में इन्होंने उज्जैन, विदिशा, गुजरात और मालवा वाला हिस्सा जो है उसमें, ये सिर्फ मालवा के छोटे से हिस्से में जाकर उज्जैन के आसपास बस गए थे, इनको कोई मतलब नहीं था, धीरे से यही रहते। अब इसमें जो था, इसका क्षयरात वंश का संस्थापक जो हुआ वो हुआ भीमुक या भीमक, और जो भीमक शासक हुआ या भूमक शासक हुआ, इस भीमक के बाद क्षयरात शासक बने। ठीक है।